चलिए बच्चों, आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने उसका नाम अभी पढ़ा, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का समापन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक सी चीज़ समझनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। अभी मैं आपके सामने दो अलग अलग बातें बोलूँगी, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। आप मुझे सोचकर बताएं कि क्या इन दोनों का एक ही मतलब है। एक तरफ लिखा गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन। एक तरफ लिखा गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। तो क्या ये एक ही मतलब है इन दोनों का? तो देखिए बच्चे, दो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का समापन। देखिए दोनों में फ़र्क है। इसमें है कि बिजनेस एज इट इज़ चलता रहता है और पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और इसमें क्या है, बिजनेस का फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, इसमें पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म हो गई है। दोनों बातों में फ़र्क है। चलिए इसको आगे जानते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए जो मैंने इस साइड लिखा है, इसका ये मतलब है कि जब बिजनेस एज इट इज़ चलता रहता है कि पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई और नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है साथ के साथ। तो ये क्या कैसे होता है, ये कौन से चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। ये है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें था कि आपके पार्टनर्स हैं ABC, पहले उनकी रेशियो कुछ और थी, फिर किसी एक प्रॉपर डेट के बाद उनकी रेशियो कुछ और हो गई। तो ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा। तो इसमें क्या था कि पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई और नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। बिजनेस एज इट इज़ चलता रहेगा, बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। फिर चैप्टर 4 में हमने पढ़ा, देखिए लिखा है चैप्टर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले A और B पार्टनर थे, आज के बाद A B और C पार्टनर हो जाएंगे। यानी कि A और B की पार्टनरशिप ख़त्म हो गई और A B C की पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो यानी कि इसमें क्या हुआ कि पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई और साथ ही नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। इसमें बिजनेस बंद नहीं हुआ, बिजनेस में कुछ चेंज आया है कि पार्टनर्स चेंज हुए हैं, तो कुछ शर्तें भी चेंज हुई होंगी। तो थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। और डेथ ऑफ द पार्टनर, ये भी कंबाइंड हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। इससे भी क्या होगा कि इससे भी आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। इसमें सपोज ABC पार्टनर है और B रिटायर हो रहा है या B की डेथ हो रही है, तो उसके बाद पार्टनर A और C रह जाते हैं, लेकिन बिजनेस एज इट इज़ चलता रहता है। तो ये 3 आपके चैप्टर्स हुए एक तरह से। ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ये तीसरा चौथा एक ही चैप्टर में आपने पढ़ा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, ये आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैं। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैं, ये आपने देखा यहाँ पर। ये हमारे सिलेबस में सोचिए है क्या? यस, हमारे सिलेबस में ये तीसरा चौथा पांचवा तीनों चैप्टर्स हैं। यानी कि हमारे सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि ये हमारे सिलेबस में है। यस, ये भी बिल्कुल हमारे सिलेबस में है। इसमें मैंने लिखा है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर किसी भी वजह से फर्म ही बंद करनी पड़ जाए, बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए, तो तब कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, तब क्या डिटेल्स होंगी, तब किस तरह से क्या कुछ किया जाएगा, तो ये इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है, कारण लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है। चलिए डिटेल से देखते हैं। पहला लिखा है कोर्ट के ऑर्डर से, यानी कि अगर आपको फर्म को कोर्ट ऑर्डर दे कि आपको अपना बिजनेस बंद करना है, या दूसरा पार्टनर्स की अपनी इच्छा से, या फिर पार्टनरशिप डीड की शर्तों के अनुसार, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है कि बिजनेस को, अपनी फर्म को अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए। तो क्या ये हमारे सिलेबस में है? जी हाँ, हमारे सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी है। आई होप बच्चों आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो कर ही चुके होंगे, लेकिन अब हम करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? विच ऑफ द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होने पर, डिसॉल्व होने पर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो देखिए 1 2 3 4,
सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, साझेदारों का ऋण खाता। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। और चौथे नंबर पे कैश या बैंक अकाउंट। तो बच्चों ये सोचने वाली बात है कि ये क्या सीरियल ऑर्डर में ही बनाए जाते हैं और ये क्या मतलब है इन अकाउंट्स का। तो आप बड़ी गौर से सुनिए कि यस, इन्हें सीरियल ऑर्डर में ही बनाया जाता है। देखो बच्चों, अब बिजनेस बंद करने की बात हो रही है, तो इसमें किया क्या जाता है, किस तरह से क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि अपनी एसेट्स को बेचा जाएगा, हर तरह से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उस इकट्ठे किए हुए पैसे से आप पेमेंट्स करने शुरू करेंगे। आप खुद ही सोचिए कि जब बिज़नेस बंद हो रहा है तो सबसे पहले पेमेंट जो की जानी है, जिन जिनको पेमेंट की जानी है, उनको 3 हिस्सों में हम कैटेगराइज कर लेंगे। एक पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट, एक पार्टनर्स का लोन और एक थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यानी कि वो सभी लोग जिनका बिजनेस से बाहर आपने पैसा देना है। तो सबसे पहले आप किसकी पेमेंट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने बाहर लोगों ने आपसे पैसा लेना है, पार्टनरशिप से बाहर, मतलब कहने का कि पार्टनर्स के अलावा बाहर थर्ड पार्टी में जिसने आपसे पैसा लेना है, आप सबसे पहले उसकी पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए बनाया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स का जो लोन होता है उसकी पेमेंट की जाएगी और फिर जो पैसे बचेंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और उसके बाद हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ये किस लिए दिखाया जाएगा? इसमें ये दिखाया जाएगा, ये शो किया जाएगा कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ कहाँ चला गया। और लास्ट में इसको बनाने के बाद आपका दोनों साइड से डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल आएगा। ये कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकता। इक्वल आने का ये मतलब है कि ये टोटल पैसा आपके पास था, यहाँ से पैसा आया और इधर इधर चला गया, तो पैसे का हिसाब किस किस तरह से हुआ। तो जो भी पैसा लास्ट में बचता है सभी को पेमेंट करने के बाद वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए कैश या बैंक का बैलेंस इक्वल आता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें लास्ट में बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रही है? तो बच्चों, बैलेंस ही नहीं कुछ भी बचा तो बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी? क्योंकि बैलेंस शीट को तो ख़त्म कर दिया गया है ना। सभी एसेट्स को बेच दिया गया है, सभी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी गई है, कैपिटल्स की पेमेंट कर दी गई है, पार्टनर के लोन की पेमेंट कर दी गई है। अब आपके पास कोई एसेट नहीं बची, कोई लायबिलिटी नहीं बची, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया बच्चों। इसीलिए लास्ट स्टेप इसका बैलेंस शीट नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या समझना है कि चलिए बच्चे, उसका फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आपको बताया था मैंने कि रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट से। आपको इस चीज़ को ऐसे ध्यान में रखना है कि जैसे आपका बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये सब, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें हम उल्टा क्यों कर रहे हैं? बैलेंस शीट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को? क्योंकि आप ये देखें ना, यहाँ पर भी तो उल्टा ही हो रहा है ना। बिजनेस बंद हो रहा है ना, वहाँ बिजनेस स्टार्ट होता है तो बैलेंस शीट पे एंड होता है। यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है तो हम बात बैलेंस शीट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में जो भी टर्म्स हैं उन सबको ख़त्म करना है। अब बड़े गौर से सुनिए मेरी बात को। करना क्या है आपने, मेन बात आपने क्या करनी है बच्चों, जो मैं आज आपको ये समझा रही हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका ये जो डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने है लायबिलिटीज़ साइड, ये है आपकी एसेट साइड। मैंने करा क्या है कि ये मैं ऊपर कर इसे, ये देखिए मैंने लायबिलिटीज़ को 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैं एसेट्स की बात बाद में करूँगी आपसे, पहले लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो भी फर्म ने किसी की भी देनी है उनको लायबिलिटीज़ कहा जाता है। जो किसी के भी पैसे देने हैं उन्हें लायबिलिटीज़ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं लायबिलिटीज़। यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की जो कैपिटल लगी हुई है वो भी तो फर्म ने देनी है, वो भी तो फर्म की लायबिलिटी है ना। तो ये मैंने एक कैटेगरी बनाई है। इसमें क्या क्या आएगा, कोई भी रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सब आपके आ जाएंगे। ये सब एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं, क्योंकि ये सब जो हैं, ये जो मैंने बोले कौन कौन से, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये आपके एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखा है। ये पार्टनर्स को देना है सब कुछ, इसलिए इसको एक ही ग्रुप में डाल दिया। यानी कि आपके पास सपोज कीजिए कि जैसे 3 रंग की दाल आपके पास मिक्स में है, आपको क्या करना है, एक एक दाना छांट के अलग अलग एक डिब्बे में डालना है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी दाल को कौन से कलर के डिब्बे में डालोगे आप। तो यही यहाँ पर भी मैं यही बात कह रही हूँ कि यहाँ पर जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ दी होती हैं बैलेंस शीट में, वो मिक्स होती हैं, आपके पास मिक्स कलर की होती हैं एक तरह से। आपको उसमें से अपनी अकल से छांटना है कि ये नंबर 1 की है, नंबर 2 की है, नंबर 3 की है। तो मैं आपकी इसमें मदद कर रही हूँ समझाने में कि कौन सी कैटेगरी 1 में रखोगे। बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कैटेगरी 1, 2 और 3 लिखा है, ये मैंने अपने पास से लिखा है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए बात बहुत ईजी हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो पहले कैटेगरी 1, इसमें मैंने लिख दिया थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इसमें अभी मैं इसके पिछले अभी आपको 2-4 मिनट के बाद इसकी डिटेल में बताऊंगी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी में आप किसे शामिल करेंगे। आप मोटा सा हिसाब समझ लीजिए कि जो बिज़नेस ने पार्टनर्स के अलावा बाहर किसी और का 1 रुपया भी देना है, वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है। इसके लिए मैं आपसे अभी डिटेल में बात करती हूँ। फिर उसके बाद है पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर उसके बाद है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें ये सारा सब कुछ आप इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ना इनकी पेमेंट की जाएगी। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे सपोज़ आपके घर में कोई फंक्शन है और आपने कोई पार्टी रखी हुई है, खाने पीने का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले खुद ही खाने बैठ जाते हैं? नहीं, पहले बाहर वालों को खिलाया जाता है, उसके बाद जो बचता है, मतलब इन द सेंस कि पहले उनको पेट भरा जाता है और उसके बाद फिर घर वाले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही वाली चीज़ है कि जैसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पहले बाहर वालों का पैसा दिया जाएगा, पार्टनर्स का, उसके बाद लोन पेमेंट की जाएगी, फिर अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने लायबिलिटीज़ आपकी बैलेंस शीट में है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि सीरियल ऑर्डर में दिए हुई है कि पहले 3 आपकी कैटेगरी 1 में होंगी, फिर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ऐसा नहीं होगा। आपको मिक्स दी होगी, आपको अपनी अकल से पता लगाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना कि मैं 2-3 मिनट के बाद आपको बताने लगी हूँ कि आपको पहचान कैसे होगी थर्ड पार्टी लायबिलिटी की। तो चलिए अभी हम फिलहाल एसेट्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए आपकी सहूलियत के लिए मैंने एसेट्स को भी कैटेगरी 1, 2 और 3 में डिवाइड कर दिया। तो कैटेगरी 1 में कौन सी एसेट्स आ गई बच्चों? सभी तरह की आपकी फिक्स्ड और करंट एसेट्स, सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर। इसको मैंने कैटेगरी 3 में लिखा है। मैं अभी इसका भी रीज़न आपको बताने लगी हूँ। आप पहले सुनिए कि मैंने कौन कौन सी एसेट्स को कैटेगरी दी है। कैटेगरी 1 में सारी करंट और फिक्स्ड एसेट्स आ गई आपकी, सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर। ठीक है बच्चों, इसकी भी डिटेल में अभी आपको आगे बताऊंगी। कैटेगरी 2 में सारी फिक्टिशियस एसेट्स। देखो कैटेगरी 1 में मैंने टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स ली हैं, ये ऊपर लिखा मैंने टेंजिबल और इंटेंजिबल। बच्चों जहाँ भी आपको जैसा भी लगे कि ये चीज़ आपको नोट करनी है, वीडियो को पॉज करके वो चीज़ नोट कर सकते हैं। फिर से अगर कुछ सुनना है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सुन सकते हैं। आप हर चीज़ को साथ साथ नोट करते जाइए। जैसे भी आप अकाउंट्स का कुछ भी समझते हैं तो नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि सभी करंट और फिक्स्ड एसेट्स इसमें आ जाती हैं, आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चों, टेंजिबल में अभी मैं बताऊंगी और इंटेंजिबल में आपकी गुडविल आ गई, जैसे पेटेंट्स आ जाते हैं, ट्रेडमार्क आ जाते हैं। और कैटेगरी 2 में फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं बच्चों? ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास कई बार पूछ लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं कि जिनकी वैल्यू आपके लिए तो है, आपने तो परचेज़ किया है पैसे देकर उसको, लेकिन मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ आपके लिए है, आपकी फर्म के लिए उसकी वैल्यू है, दूसरे के लिए उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी आएंगी? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इकट्ठे किए गए लॉस। ये 3 आपके जो हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 3 कैश और बैंक बैलेंस। ठीक, तो अब आपने करना क्या है कि आपने बैलेंस शीट नाम का, सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक केक है, आपने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े कर लिए। आपने ये और ये सामान उठा के कहाँ रखना है? रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी वसूली खाते में ट्रांसफ़र करना है। इसकी कैटेगरी 1 और इसकी कैटेगरी 1 को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है।
तो अब हम आगे पहले इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है और इसमें क्या क्या आता है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए लिखा है मैंने कैटेगरी 1 थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़। वो सभी लाइबिलिटीज़ जो बिज़नेस के बाहर पेमेंट की जानी है वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसमें कौन कौन आएगा? क्रेडिटर्स जैसे बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, जिनकी आपने पेमेंट बाहर देनी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी कुछ है क्या? यस, ये देखिए जो स्टार स्टार लगाए ना मैंने, ये सब कुछ आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में आती है। तो पहला आपको समझ में आ गया, सिंपल जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती है ये सब आपकी आ गई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में। उसके अलावा आपके जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए, बच्चों ये थोड़ा सा गौर कर लो मेरी बात पर। जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं ना, वो आपके एक तरह से उस पर्पस के लिए ही यूज़ होने हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये सब जो रिजर्व्स हैं ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, और जब इनका पर्पस आपके सामने होता है तो आपको इनको यूज़ करना पड़ता है। इसलिए ये आपके नहीं है, यानी आपके मतलब पार्टनर्स के नहीं हैं, ये उस स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा या अंडरलाइन भी किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को थर्ड पार्टी का तब उतना ही माना जाएगा जितनी इसके अगेंस्ट क्लेम होगा। मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है कि वर्कमैन के लिए कोई कंपनसेशन देना पड़ जाए, आपको कोई चोट लग जाती है उनके, तो उसके लिए एक रिजर्व बनाया जा रहा है। सपोज़ कीजिए कि आपके उस रिजर्व में 26,000 रुपये रखे हैं और किसी वर्कमैन को चोट लग जाती है और उसका क्लेम 20,000 रुपये है, तो अब आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कितनी बनी बच्चों? यस, 20,000 रुपये। तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये ही आएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो इसका मतलब कोई भी क्लेम नहीं है, तब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में नहीं दिखाया जाएगा। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन में आपने सिर्फ तभी दिखाना है जब इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या लिखते हैं आप थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में? ऑल प्रोविजंस, जैसे प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड होता है, ये पार्टनर्स का नहीं हो सकता, ये पार्टनर्स की कैपिटल का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी आप समझ चुके हैं। ये सारी बातें मैंने जो बताई आपको, आप ये नोट कर सकते हैं। ये भी आप समझ पा रहे हैं कि ये भी बाहर किसी का देना है, ये भी देना है, और ये भी देना है, और ये भी देना है। तो ये चीज़ें ये मैंने लिखा है, ऑल दीज आइटम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अब एसेट्स के बारे में समझते हैं। ये रही वो एसेट्स आपके सामने जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। इसमें आएंगी आपकी, ये कैटेगरी 1 की हैं ये, इसमें टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल में देखिए हर वो एसेट जिसे रियलाइज़ किया जा सकता है, विच इज़ टचेबल एंड रियलाइजेबल, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल और अदर एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स जिन्हें छुआ तो नहीं जा सकता, लेकिन मार्केट में उनके को सेल करके वैल्यू ली जा सकती है, जैसे गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए। इन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी इन्हें बेचा जा सकता है। तो वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट में वही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं जिसको वसूल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 2 में हमने डेबिट साइड हमने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने इसे डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, वैसे अगर इसकी जर्नल एंट्री आप करते हैं तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स होता है, क्योंकि अब हम एसेट्स को ख़त्म कर रहे हैं ना। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन के। देखिए मैंने वो सारी एसेट्स लिख दी और ये सारी लायबिलिटीज़ लिख दी आपके सामने, जिनको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ट्रांसफ़र करने के बाद मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि ट्रांसफ़र करने के बाद करना क्या है। देखिए ये सारी एसेट्स जो हैं अब इन्हें ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे? देखिए 3 तरह से ख़त्म हो सकती हैं, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। या तो इन्हें मार्केट में बेच के पैसा वसूल किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेके चला जाए तो भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 3,
अगर कोई क्रेडिटर आपसे अपने पैसों के बदले आपसे कोई एसेट ले ले तो भी ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इनका जो निपटारा है वो इसकी अपोजिट साइड दिखाया जाएगा यहाँ, यानी इन एसेट्स को यहाँ दिखाया गया है और जैसे जैसे इनका निपटारा किया जाएगा उनको यहाँ क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। ऐसी लायबिलिटीज़ है, इनको यहाँ दिखाया गया है, इनका निपटारा डेबिट साइड दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि और कैसे करना है। हाँ जी बच्चों, देखिए आपको क्या समझ में आया कि रियलाइजेशन में ये जैसे हमने सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अब मैंने बताया था कि जो इनका निपटारा करना है वो इस साइड दिखाना है हमने, क्रेडिट साइड, और जो ये लायबिलिटीज़ हैं इनका निपटारा हमें डेबिट साइड दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से आप एसेट्स को निपटारा कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट्स को मार्केट में बेच दिया जाए, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर एसेट्स को, जिन एसेट्स को मार्केट में बेचा गया है उनके लिए लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। जैसे मैंने मान लिया कि डेटर्स को, फर्नीचर को, प्लांट एंड मशीनरी को मार्केट में बेचा गया है, तो ये इसके लिए बाय बैंक अकाउंट लिख दिया या बाय कैश अकाउंट, जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। और सेकंड होता है कि अगर किसी पार्टनर ने आपकी एसेट ले ली है, किसी पार्टनर ने फर्म की एसेट ले ली है, तो उसके लिए आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ABC है, B ने ली है तो यहाँ बाय बीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और नीचे एसेट का नाम ब्रैकेट में जो एसेट ली होगी और जितने में ली होगी वो रुपए बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा इसका निपटारा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्रेडिटर एसेट को ले लेता है अपने पैसों के बदले, तो बच्चों इसको यहाँ नहीं दिखाया जाएगा इसको, क्योंकि अब वो आपस में ही निपटारा हो गया ना, तो उधर से क्रेडिटर्स के निपटारे में उसको नहीं दिखाया जाएगा, इधर से एसेट के उसको निपटारे को भी नहीं दिखाया जाएगा, तो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए 2 में टू बैंक अकाउंट, जैसे ये लायबिलिटीज़ थी, इनका निपटारा भी 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, जिनको पेमेंट कर दी गई उनको टू बैंक अकाउंट, देखिए ना, जिनकी पेमेंट आई उनको बाय बैंक अकाउंट, जिनकी पेमेंट कर दी हमने उनकी टू बैंक अकाउंट। जैसे मैंने मान लिया कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, इनकी पेमेंट कर दी गई है तो ये टू बैंक अकाउंट। और अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी ली है तो उसके लिए आ जाएगा बाय टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा मैंने आपको निपटारा बताया था कि अगर किसी क्रेडिटर ने एसेट ले लिया तो उसको नहीं दिखाया जा रहा है, दोनों ही तरफ नहीं दिखाया जा रहा है। उसके बाद मैंने ये क्या लिखा है, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। फर्म ने जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किए हैं, देखो रियलाइज़ करने में पैसे भी तो खर्च होते हैं, तो जो भी पैसा खर्च होगा उसे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस की तरह से यहाँ बाहर दिखा दिया जाएगा। अब आप सुनिए कि रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब इसमें आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे बाकी सभी अकाउंट्स में आपको पता चलता है, यहाँ पर भी ऐसे ही पता चलेगा कि अगर इसकी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा और डेबिट साइड का छोटा आएगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया बीइंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ इधर आ जाएगा और अगर लॉस हुआ तो ये इधर आ जाएगा। तीनों पार्टनर्स में, जैसे 3 ही पार्टनर्स हुए तो तीनों में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा और इनका टोटल कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट आज कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको अगले स्टेप्स बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अभी मैं लास्ट में आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए वापस मैं अपने बैलेंस शीट पर आ गई जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब इसमें से ये और ये हमारा मकसद है कि पूरी बैलेंस शीट हमारी खाली हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 अकाउंट्स बनेंगे। देखिए ये वाले 4 अकाउंट्स बनेंगे हमारे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट। अब ये चारों अकाउंट्स में कहीं ना कहीं ये सब कुछ आएगा। तो आपको मैंने बता दिया ये कैटेगरी 1 और ये कैटेगरी 1, ये तो आ गया आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये जो इधर से पार्टनर का लोन होगा ये आपका पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आ जाएगा। ये मैं आपको यहाँ से बस अगली वीडियो में बताऊँगी। और जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगी। और जो इधर से कैश या बैंक का बैलेंस है ये कैश या बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब आज हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट समझा है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट का ये कैटेगरी 1 और 1 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी, जैसा भी आपने जो कुछ भी बताना है आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों।